Good evening. We are live. Let me begin this conversation with a small situation which happens now and then with everyone. You plan to buy a new mobile phone which has just recently been launched. What do? I think first and foremost, you check online, right? You ask for various kinds of reviews on whatever groups in social media that you are part of. You even call up your friends and you use this statement, भाई वो फोन कैसा है या उसकी क्या रिपोर्ट है. Based on that suggestion or review, you take a decision. In fact, in Indian context, ये काम तो हम पता नहीं बरसों से करते आ रहे हैं. चीजों को अच्छे से जांच परख के लेना, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से बहुत अच्छे से सलाह करके फिर आगे कदम बढ़ाना. तो जो पुराने जमाने का जो जांच परख था, जिसको आज एक शुगर कोटेड नाम हम देते हैं रिव्यू, लेकिन रिव्यू है बहुत पावरफुल. In fact, review makes a lot of difference provided who is giving the review. So that's what Wealthy Wall does in real estate consultancy. Our platform gives that unbiased knack to buyers and sellers to choose and to look for the reviews from the experts, and that one such expert whose views are counted in entire Indian real estate industry, I would say. He is known to know two things. The one is market and marketing, and the other is consumer and consumerism. Right. So it is a great pleasure to share this knowledge platform with Mr. Prasoon Kumar, head marketing and revenue verticals with India's largest real estate portal, Magic Bricks. It is such a heartening feeling, and my heartiest welcome to you, Prasoon. Over to you. Thank you very much, Rudhir. And it's great to be back in your show. After we had spoken last time, there were a lot of positive views that came my way. There were a lot of positive reviews that happened. And Right. I'm sure this show is touching lives of consumers and real estate buyers somewhere. And I wish you Godspeed. I hope this show goes from strength to strength. And happy to be here again, and happy to discuss things which matter most to real estate consumers, and to help them out in any which way we can. थैंक यू प्रसून, थैंक यू वेरी मच. सो प्रसून, मैं अपना सवाल ना कुछ इस अंदाज में आपसे करूंगा. वो आया, दुनिया डर गई, सहम गई और बदल गई. पिछले 1 साल से बिजनेस भी बदल गए हैं और बिजनेस करने के तरीके भी बदल गए हैं. रियल एस्टेट कितना बदला है, आपने उसमें क्या देखा, क्या समझा और क्या जाना, आपकी जुबानी में समझना चाहता हूँ. हाँ, जैसा आपने सही कहा रुधिर, दुनिया बदल गई है और बिजनेस करने के तरीके भी बदल गए हैं. कंज्यूमर्स भी बदल गए हैं, उनके तौर तरीके भी बदल गए हैं, उनकी आदतें भी बदल गई हैं. और इम्पोर्टेंट ये है कि ये जानना है कि ये जो बदलाव आया है, ये एक ऑलमोस्ट एक परमानेंट बदलाव है. ये टेम्पररी फेज नहीं है जिसमें डिजिटल का जो रोल है या जो हैबिट्स चेंज हुई हैं, जो कॉन्शियसनेस बढ़ी है इन्वायरमेंट के तरफ, हेल्थ के तरफ, ये सब चीजें अब रिवर्सिबल नहीं है. हर किसी को पता चल गया है कि लाइफ में देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, और कोई भी डिसरप्शन लाइफ में कभी भी आ सकता है. इस पैंडेमिक में ये सीखा गया है. तो हर कोई अब उस एंगल से लाइफ को देखता है और हर कोई उस एंगल से अब अपने डिसीजंस ले रहा है. तो इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट में भी है. जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो पहले 2-3 हफ्ते ऑब्वियसली किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ये जाएगा नहीं जाएगा, बिकॉज इसके बारे में जानकारी बहुत कम थी. ठीक बात है. तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक पहली चीज जो हम लोगों ने नोटिस की कि जो कंज्यूमर्स थे, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स थे, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे सेल्फ यूज के लिए या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों केसेस में देयर वाज एन इमीडिएट हॉल्ट टू दैट डिसीजन. वो जो उनका जो डिसीजन था उसको उन्होंने रोक दिया, और वो वाजिब भी था बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी थी, किसी को पता नहीं था क्या होना है. तो उस समय में वो डिसीजन हर किसी ने रोक दिया. उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट दिखा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीने में जब ये सब सेटल हुआ,
बाय अराउंड मई जून जुलाई में जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ धीरे धीरे, तब तक वो सेटल हुआ, तब तक कुछ नए ट्रेंड इमर्ज कर किए और कुछ नए ट्रेंड सामने आए। वो ट्रेंड क्या थे? पहला तो ये था कि क्लोज टू अबाउट 25% जो बायर्स थे मार्केट में, वो कैटेगरी से एग्जिट कर गए थे। उन्होंने अपना डिसीजन पोस्टपोन कर दिया था प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का, साल भर के लिए या उससे ज़्यादा शायद, और वो मार्केट से एग्जिट हो गए थे, और सो मार्केट की जो साइज थी वो श्रिंक हो गई थी। ये पहला इम्पैक्ट दिखा था। दूसरा इम्पैक्ट दिखा था कि इस दौरान हम लोगों ने मैजिक ब्रिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे हमने वी रीच्ड आउट टू आवर कंज्यूमर्स, और हमने 2 बार उनके साथ एक सर्वे किया, ये जानने के लिए कि उनका मूड क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनको कैसा फ्यूचर लग रहा है रियल एस्टेट को लेकर के। जो पहला सर्वे हमने किया था वो हमने अप्रैल में किया था। उस समय में लॉकडाउन बिल्कुल पीक पर था और सब चीजें बंद थी। तो उस समय में बहुत चीजें निकल करके आ रही थी। पहला, देयर वाज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एंजाइटी रिलेटेड टू जॉब्स। हर किसी को अपनी नौकरी की चिंता थी, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। वो एंजाइटी जो थी वो सबसे बड़ा फैक्टर थी जो डिसीजन को इम्पैक्ट कर रही थी। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर था उसमें जो निकल करके आ रहा था वो ये था कि लोग अब ये समझ रहे थे कि हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते थे, अब वो ऐसे जगह में करना चाहते थे सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था कि दिस इज द सेफ प्लेस, व्हिच मींस जो गेटेड कम्युनिटी थी, अपार्टमेंट ब्लॉक्स होते हैं या गेटेड प्लॉट्स होते हैं, उसका डिमांड शायद ज्यादा बढ़ गया था, और उनकी प्रेफरेंस उस तरफ बढ़ गई थी। ठीक है। तो ये तो अप्रैल के सर्वे में निकल कर आया था। फिर हमने एक दोबारा सर्वे किया था जुलाई में। जुलाई के सर्वे में सेम कंज्यूमर्स ने हमें कहा कि अब जो जॉब से रिलेटेड एंजाइटी है वो अब सेटल हो गई है, क्योंकि अब हमें पता है कि नौकरी है कि नहीं है, या हमारी कंपनी की क्या सिचुएशन है। तब तक थोड़ा सेटलमेंट हो गया था। तो एक वो स्टेबिलिटी जब आ गई, तो हमने देखा कि बहुत सारे जो कंज्यूमर्स थे अब वो दोबारा सोचने लगे थे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो उनकी जरूरत थी उसको लेकर के दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट अगेन। और उसमें कुछ नई बातें निकल कर आई थी। पहली बात ये निकल कर आई थी कि जो इंटरेस्टेड थे खरीदने में, वो बोल रहे थे कि हमारा बजट जो है अब पहले के मुकाबले 20% कम हो गया है। अगर हम पहले हमारा 80 लाख का बजट था या 1 करोड़ का बजट था, तो अब बजट घट करके अब 80 लाख है, अब उससे ज्यादा हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो भी बजट है उस बजट में हमें हमारी रिक्वायरमेंट वही है जो रिक्वायरमेंट हमारी पहले थी। तो अगर हम 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट का एक यूनिट देख रहे थे, कुछ सर्टन एमिनिटीज देख रहे थे, जहां भी इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारी रिक्वायरमेंट अभी भी वही है, लेकिन हमारा बजट कम हो गया है। तो अब कम बजट में सेम रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स, उन्होंने कहा कि वी आर विलिंग टू लुक एट प्रॉपर्टीज व्हिच आर कमिंग आउट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द एरियाज। तो पहले अगर कोई कोर लोकेलिटी में, किसी स्टैब्लिश लोकेलिटी में या कोर लोकेलिटी में इन्वेस्ट करना चाहता था, नाउ दे वर ओपन टू इन्वेस्टिंग इन पेरिफेरी एरियाज ऑफ दैट लोकेलिटी, नियर बाय टू दैट एरियाज लोकेलिटी, क्योंकि वहां प्राइस थोड़ी कम होती है। तो अपने बजट में अपने रिक्वायरमेंट को फिट करने के लिए पीपल वर विलिंग टू मूव लिटिल आउटसाइड ऑफ कोर लोकेलिटी और सिटीज दैट वे। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड। इसका इम्पैक्ट ये होना था कि जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो सप्लाई आ रही थी, और जो डेवलपर्स पेरिफेरी लोकेलिटीज में इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे और प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, दिस वाज अ गुड न्यूज फॉर देम, बिकॉज दिस वाज अ न्यू डिमांड दैट वाज गेटिंग जनरेटेड उनके लिए। ठीक है। और इसका चैलेंज ये था कि जो कोर लोकेलिटी में जो डेवलप कर रहे थे, उनके लिए चैलेंज था, बिकॉज उनके जो कंज्यूमर्स थे अब वो दे वर मूविंग आउट, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उस प्राइस। ठीक है। तो वो एक दूसरा चैलेंज निकल करके आया था। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आई थी ड्यूरिंग दिस फेज, और कंज्यूमर का बिहेवियर देयरफॉर क्लियरली शिफ्टेड, डिमांड शिफ्ट हो गया था। हमने क्लियरली पैटर्न देखा कि डिमांड जो था वो अफोर्डेबल की तरफ ज्यादा चला गया था। तो और क्लियरली जो मिड टू हाई टियर प्रीमियम सेगमेंट के जो हाउसिंग थी, रेजिडेंशियल हाउस रियल एस्टेट में जो भी सप्लाई थी, उसके लिए चैलेंज था, क्योंकि उसका डिमांड कम हो गया। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
the affordable housing demand went up. और अफोर्डेबल की डेफिनेशन शहरों में डिफरेंट है, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में डिफरेंट है, लेकिन उस बैंड में वो डिमांड है। तो उसकी चैलेंज अब ये है कि जो सप्लाई है प्रॉपर्टी की, वो उस हिसाब से डिमांड को मीट नहीं कर रही है। सो देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप। ठीक है, तो जो जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई नहीं है, और जिस चीज की सप्लाई है उसकी अभी उतनी डिमांड नहीं है। सो ये एक चैलेंज है, मगर अब धीरे धीरे ये चैलेंज मिटिगेट हो रहा है, और वो इसलिए भी मिटिगेट हो रहा है क्योंकि पिछले 2-3 साल में ये सबको पता है कि रियल एस्टेट में वन और द अदर क्राइसिस है, और थोड़ी सी स्लो डाउन है रही है इंडस्ट्री में। तो उससे क्या हुआ है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा डेवलपर्स ने नए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किए हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट करना, उनको फिनिश करना, उनको डिलीवर करने पे ज्यादा जोर रहा है, और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी उसी तरफ ज्यादा रही है। तो अगर नए प्रोजेक्ट्स जब लॉन्च नहीं हुए, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी, वो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जब ये डिमांड वापस आया, तो वो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री धीरे धीरे निकल गई। तो बहुत सारे मार्केट्स में अब सिचुएशन ये है कि मार्केट्स हैव नाउ कंप्लीटली रिकवर्ड, और जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए अब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, बिकॉज इट मींस दैट एक्शन स्टार्ट्स अगेन इन रियल एस्टेट, राइट। और ये अच्छा न्यूज है। और इसका दूसरा इफेक्ट ये भी है कि पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने भी रियलाइज कर लिया है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वाइटल टू रिवाइव द इकोनॉमी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स क्लोज टू अबाउट 8 to 9% ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है, 5.5 लाख करोड़ का। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट आता है, और जैसे ही ये आएगा, तो वो साइकिल जो है इन्वेस्टमेंट से परचेज का, डिमांड और सप्लाई का, वो साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। और तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही टर्न अराउंड पॉजिटिव ईयर्स होने वाले हैं। ओके ओके ओके, ये डेटा, ये जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रेंड्स हैं, आई थिंक ये एक्चुअली में प्रसून सुनने वालों को हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। थैंक यू फॉर दैट। अब मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ प्रसून, विच इज रिलेटेड टू बजट। सो बजट 2021 में एक रियल एस्टेट बायर के लिए आपके हिसाब से क्या हिट है, क्या प्लस है, क्या माइनस है? ब्रीफली एक बारी थोड़ा उसके बारे में भी आप बताओ। श्योर। इससे पहले कि मैं बजट के स्पेसिफिक इंटरवेंशन के बारे में आपको बताऊंगा, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। अगर कोई भी रियल एस्टेट का कंज्यूमर जो है, बायर जो है, अगर वो सेल्फ यूज के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो नो टाइम इज अ बैड टाइम, एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। It's a good time, yes. और right now is the best time. Last 3-4 months have been the best time to invest, because अभी जिस तरह की डील्स मार्केट में हैं, जिस तरह की आप वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, Very वो true, very true. अगर डिमांड सप्लाई सिचुएशन शुरू होगी और प्राइसेस इंप्रूव होनी शुरू होगी, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। नहीं, तो नहीं। बिल्कुल सही समय है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। और आपके थ्रू मैं आपके सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि दे शुड बी, अगर वो कंसिडर कर रहे हैं, तो दे शुड सीरियसली इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी। नाउ कमिंग टू बजट। बजट में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा, बिकॉज रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट होती है। Right. और अभी पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट का सारा फोकस जॉब क्रिएशन का था, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। तो जॉब क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हाँ 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट कैटेगरी के लिए इंडस्ट्री स्टेटस तो अभी तक नहीं मिला है रियल एस्टेट को। दैट्स समथिंग व्हिच इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, और मिलना चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट कैटेगरी के लिए 1-2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए। पहला जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया वो अफोर्डेबल हाउसिंग के से रिलेटेड था। आपको पता होगा कि प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट का वन ऑफ द पेट मिशंस इज प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई जी। और उसके अंदर में वो शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी, रूरल एरियाज में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत पुश कर रहे हैं। जी जी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था फॉर बायर्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एडिशनल 1.5 लाख रुपीस एडिशनल डिडक्शन
in income tax on the home loan taken for affordable housing. तो ये उन्होंने अनाउंस किया था, उसको इस बजट में उन्होंने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल तक ऑल कंज्यूमर्स ऑफ अफोर्डेबल रियल एस्टेट, अफोर्डेबल हाउसिंग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो होम लोन लेंगे, उनको 1.5 लाख रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा उनके इनकम टैक्स पर। और इससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो ऑलरेडी एक अच्छी डिमांड है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जो बन चुकी है, वो और बूस्ट होगी और वो और सस्टेन होगी। तो ये एक अच्छा अनाउंसमेंट है और दिस इज लाइकली टू बूस्ट डिमांड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, विच इज अ गुड न्यूज। दूसरा जो अनाउंसमेंट आया, दैट वाज रिलेटेड टू इंप्रूविंग द लिक्विडिटी इन रियल एस्टेट। एक जो चैलेंज रहा है रियल एस्टेट का पिछले 2-3 साल में, वो है लैक ऑफ फंड। डेवलपर्स के पास लैक ऑफ फंड्स की मेजर इश्यू है और उसके वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाफ कंप्लीटेड हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बैंक्स और जो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हैं, उन्होंने फंडिंग करनी बंद कर दी थी, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर अलग स्ट्रेस में था, एनपीएस को लेकर के, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स को लेकर के, और इसकी वजह से फंड की बहुत ज्यादा क्रंच हो गई है। तो गवर्नमेंट ने 2018 में अनाउंस किया था इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, विच इज डेट फाइनेंसिंग, और InvITs and REITs were 2 instruments that were announced, and these are very good ideas. और रियल एस्टेट के लिए this was supposed to be very good move, because अब developers could generate debt funding through REITs and InvITs. तो लेकिन REITs और InvITs में जो फंड आता है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के थ्रू आता है। वो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें पैसे डालते हैं और फिर उस पैसे को डेवलपर्स यूज करते हैं। लेकिन उसमें एक डेटरेंट जो था, वो था टैक्सेशन ऑन दैट फंडिंग, ठीक है, TDS था। इस में एक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो डिविडेंड पेमेंट है ऑन REITs एंड InvITs, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसमें जो TDS है उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो दिस इज अ गुड मूव, क्योंकि इससे जो FPI की जो फंडिंग है वो InvITs और REITs में आएगी, डेट फाइनेंसिंग बढ़ेगी और डेवलपर्स को और रियल एस्टेट फर्म्स को इससे फायदा होगा। दे कैन गो टू मार्केट विद देयर portfolio, and they can take money from there and they can invest and kickstart the cycle. So ये 2 important announcements आए हैं इस रियल एस्टेट को लेकर के, एंड बोथ दिस अनाउंसमेंट्स, वन इज ऑन द डिमांड साइड टू बूस्ट डिमांड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, दूसरा जो है वो सप्लाई साइड पे है, हाउ टू इम्प्रूव लिक्विडिटी और फंडिंग ऑन द सप्लाई साइड। तो दोनों को गवर्नमेंट अनाउंस किया है एंड वी होप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ओके, तो सुन, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो GST, व्हिच इज अगेन लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है या इससे कुछ चेंज आएगा? दिस इज टू अर्ली टू से, हमें ये देखना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है कि उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, और लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही इसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि क्या कितना होगा और क्या होगा। सो इट विल बी टू अर्ली टू राइट नाउ से वेदर दिस विल रियली बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, मगर any simplification of GST and any exemption on the input credits is always welcome, because at the end of the day ये सारी चीजें consumers को फायदा करेंगी। इनपुट क्रेडिट में एग्जेम्पशन मिलता है और वो सिग्निफिकेंट होता है, तो वो डेवलपर्स पास ऑन कर पाएंगे कंज्यूमर्स को, और उससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। तो इट विल बी अ गुड मूव, बट विल हैव टू वेट एंड सी। बहुत सही, बहुत सही। In fact, my next question is again, this particular question is for the purpose of my buyers, और वो उनके लिए एक तरह से checklist prepare करना, as and whenever they require, how to go about buying a property. So therefore, Prasoon, you are a buyer who is maybe looking for a commercial property. So let's assume in Gurgaon. Please don't get offended. मैं आपका budget सिर्फ 1 CR ही रख रहा हूँ. I know your budget is much more than that. However, if this is a situation and you being the buyer or customer, what all steps would you take while you go out to search the right property? So your answer can probably help all of us to look out for what are the important and credible steps, I would say. Sure. So Rudhir, 5 crore definitely cannot be my budget. You are the one who is sitting behind wealthy walls, so that could be your budget.
वी आर सैलरीड गाइस, सो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, मगर कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है, जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं, सी देयर आर फ्यू फंडामेंटल्स दैट वन नीड्स टू ऑलवेज बी अवेयर ऑफ। पहली चीज तो ये है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है लोकेशन। लोकेशन इज व्हाट द मंत्रा इज, राइट? सो अगर आपने सही लोकेशन पे इन्वेस्ट किया है, सही टाइम पे इन्वेस्ट किया है, तो आपकी जो रेट है, रिटर्न है, वो आरओआई जो है वो सिग्निफिकेंट होगी, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अभी जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके करना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म होराइजन में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो शायद आपको थोड़ा डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा, बिकॉज जो कमर्शियल रियल एस्टेट का जो टर्न अराउंड होता है और उसके जो इन्वेस्टमेंट्स का जो टर्न अराउंड होता है, उसकी जो साइकिल होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। तो उसमें आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास इतना एपेटाइट होना चाहिए कि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन रख सकें अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न को लेकर के। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, बी वेयर ऑफ पॉन्जी स्कीम्स। अगर कोई मार्केट में आपको अनबिलीवेबल स्कीम दे रहा है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, कि 18 महीने में 20% रिटर्न दे देंगे, राइट? ऑलवेज बी अवेयर कि दाल बहुत काला है, और instead of therefore we always advise people instead of burning your fingers, be prudent, or beware of anything which sounds too good to be true. और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज मार्केट में हर तरह की स्कीम्स फ्लोट करती हैं। आप आज मार्केट में जाएंगे तो आपको राइट फ्रॉम डे वन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डे वन रेंटल्स, हर तरह की स्कीम्स मार्केट में है। लेकिन आपको एक प्रॉपर इकोनॉमिक कैलकुलेशन करके देखनी चाहिए कि वो जो रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, डज नॉट मेक सेंस गिवन द ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन, और जो जनरल रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है मार्केट में, एज अगेंस्ट फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन, उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, दूसरे जो एसेट क्लासेस उससे क्या रिटर्न आ रहा है, तो उन सब से आपको कंपेयर करना चाहिए। और अगर टू गुड टू बी ट्रू है तो नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा यू हैव टू बी कॉशियस। चौथी बात यह है कि यू शुड बी डूइंग योर होमवर्क थॉरली, व्हाट वी कॉल इन डेप्थ रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज गो बिहाइंड रिसर्चिंग द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी की क्या डिमांड आने वाली, उधर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द डिमांड ट्रिगर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। promises aside, promises तो बहुत सारे होते हैं प्रोजेक्ट में, बट promises aside आपको एक रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए कि आसपास का कैचमेंट एरिया जो है, हाउ गुड इज दैट कैचमेंट एरिया, हाउ इज इट लाइकली टू डेवलप, और इंफ्रा कैसे डेवलप होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक इन-डेप्थ रिसर्च और ऑल दिस थिंग्स आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। आप अलग प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे जा सकते हैं, और यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स ओवर देयर, यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स which are released from time to time. So do your homework before you invest, if you are a serious investor, and that's another very important thing. एक पांचवा और एक और इससे रिलेटेड एक जो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा जी, वो ये है कि अक्सर इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू रियली गेट इनटू एनालाइजिंग रियल एस्टेट बाय देमसेल्व्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। देयर आर लीगल कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर अदर काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट वन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ। तो इसलिए we always recommend that you work with a partner, you work with a consultant, property consultant, you work with a property agent, consultant, जो भी है, आप they do bring in a lot of value on table in terms of helping you out with lots of information, in allaying your fears, doubts, giving you information related to your investment, and they obviously handhold you and support you in the other physical work as well, including paperwork and legal documentation and everything else. वो value तो है ही है, मगर I think they also add significant value. Rudhir, people like you
who are running, firms like Wealthy Walls and so on and so forth. You know, you help consumers understand the fitment of their requirement with available inventory better. और Right. उससे क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा knowledgeable इन्वेस्टर्स नहीं हैं, उनको उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इसका एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ स्टॉक मार्केट से। हर किसी को पता होता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बहुत फास्ट मिल सकते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारी स्टोरीज लोग सुनते हैं, एंड एवरीवन वांट्स टू समटाइम्स डैबल इन स्टॉक्स। मगर हर कोई उस मार्केट को अच्छे से समझता नहीं है, बिकॉज दैट मार्केट हैज इट्स ओन न्यूएंस, और उसको समझने के लिए यू नीड एक्सपर्ट्स जो कि उस मार्केट में ऑपरेट करते हैं, उसको दिन रात देखते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि दिन रात स्टॉक मार्केट में नहीं रहते हैं, तो आप उन इन्वेस्टर्स के हेल्प लेते हैं। सेम चीज रियल एस्टेट में है। अगर आप रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रिटर्न कैसे होगा, तो डू टेक हेल्प ऑफ consultants and firms like Wealthy Walls, जो they can जो आपको हैंडल कर सकें और आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकें और जानकारी दे सकें। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए एक चीज और ध्यान में रखिए, आपको है ये हमेशा क्लियर होना चाहिए आप इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं, सेल्फ यूज के लिए कर रहे हैं या फिर एज एन इन्वेस्टर कर रहे हैं, आपको मनी ग्रो करना है। बिकॉज दो बोथ केसेस में आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी। और ये बात भी आपको आपका जो कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, वो बहुत अच्छे से समझा सकता है और कैन हेल्प यू आउट। सो दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स आई वुड से जो किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले ध्यान रखना चाहिए। ग्रेट। इनफैक्ट प्रसून, मतलब मैं इस डिस्कशन से आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि द व्यूज एंड द नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ Q&A will be insight and should give the right approach and right information in any sphere of real estate consulting. जैसे आपने बोला long term, short term, retail, commercial, with various parameters, right? And I really thank you for that open or a candid kind of a conversation, which I'm sure will have a lot of meat for the viewers also. This practically kinds of concludes the small capsule of discussion which I thought will help our viewers. At the same time, before I just kind of conclude, any line of conclusion from your side, Prasoon? Well, Rudhir, I would again say जो मैंने पहले कहा था, प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, if you are looking for investing for self use, no time is a bad time to invest in real estate. Every time is a good time to invest in real estate. तो अगर आप सेल्फ यूज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो there is no better time than now. And do go out and invest with confidence, because जो पास्ट के जो बहुत सारे इश्यूज थे, जो बैगेजेस थे, अब वो बहुत हद तक क्लीन हो गए हैं। एंड इन रेरा वर्ल्ड अब जो ट्रांसपेरेंसी आई है रियल एस्टेट में, उससे एज अ कंज्यूमर आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। सो डू गो आउट एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। Great. I think that's quite a wisdom, I would say. Dear viewers, please share your views on the quality of conversation that we just have had. In fact, through comments, and your feedback is highly solicited. In fact, this is going to encourage us a lot. And so we look forward to have this kind of a continuous chain of knowledge sessions, there in, there out. And these sharing sessions, I'm sure, are going to help our viewers in more practical terms. With this, I would really like to thank you, Prasoon, and thank all of us. Have a great weekend, and bye-bye. Thank you. For having me. Great. Thanks.